अस्सलाम वालेकुम। शहजादी वॉइस में खुशामदीद। तकदीरन और तदबीरन के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है तकदीरन और तदबीरन। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। फजलू कुम्हार जब भी अपनी काबुक नमा शिकस्ता झोपड़ी को देखता तो इसके दिल में एक हुक सी उठती। जब वो दूसरे पक्के घरों के सामने बैलों और भैंसों की कतारें देखता, जमींदार की महलनुमा हवेली के सामने से गुजरता, शेख मामदीन के मीलों रकबे पर फैले लहलहाते खेतों को देखता तो सोचता कि ये गुर्बत और महरूमियाँ इसके ही हिस्से में क्यों आईं। आखिर इसकी किस्मत कहाँ सोई पड़ी है। जुलाहों की बस्ती के पीछे जंगल था। घने दरख्तों की वजह से यहाँ दोपहर में भी शाम का गुमान होता था। जंगल के बीच बाबा मस्तान शाह की कुटिया थी। यहाँ मरादे मांगने वालों का हजूम रहता था। एक दिन फजलू भी 2 रुपये के बताशे लेकर मस्तान शाह की कुटिया पर पहुँच गया। बहुत देर बाद इसका नंबर आया। इसने गिड़गिड़ाकर कहा, शाह जी, मैं दिन रात खेतों में मेहनत करता हूँ, किसी का दिल नहीं दिखाता। जितनी मेरी हैसियत है हर किसी की मदद करता हूँ, फिर भी मेरे दिन क्यों नहीं फिरते। मैं कब तक किसी तरह एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर जीता रहूँगा। मेरी किस्मत कब जागेगी। शाहजी ने बताशे कुंडे में रखते हुए मुस्कुराकर कहा, यहाँ से 12 मील दूर एक छोटी सी बस्ती नानपुर है। वहाँ नदी के पार बांसों का एक जंगल है। वहीं पीपल के दरख्त के नीचे तेरी तकदीर पड़ी सो रही है, जहाँ इसे जाकर जगा। अगले दिन फजलू सुबह सवेरे ही अपने गधे पर सवार होकर सफ़र पर रवाना हो गया। जब वो नानपुर पहुंचा तो धूप ढल रही थी और सूरज की किरणें दरख्तों की पेशानी चूम रही थीं। फजलू बताए हुए रास्ते पर चलता रहा। चलता चलता पीपल के दरख्त के पास पहुंच गया। वहां वाकई एक बुढ़िया चादर ओढ़े सो रही थी और इसके रुई जैसे सफ़ेद बाल नजर आ रहे थे। फजलू ने बुढ़िया का शाना हिलाकर जगाया। वो आंखें मलती हुई उठ बैठी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से यहाँ लेटी सो रही है। फजलू ने अपनी कमर से बंधे थैले से गुड़ और सत्तू निकालकर बुढ़िया को खिलाया। फजलू ने बुढ़िया को अपनी कहानी सुनाई और अपने यहाँ आने का मकसद बताया। बुढ़िया ने कुछ पढ़कर फजलू के चेहरे पर फूंका और कहा, जा बेटा, अल्लाह भला करेगा, लेकिन बेटा वापसी में मेरी बहन तदबीरन से ज़रूर मिलते जाना। इस जंगल के जुनूब में एक बहुत पुराना नीम का दरख्त है, इसके नीचे मेरी बहन रहती है। क्योंकि अब दिन ढल चुका है, इसलिए फजलू ने सोचा कि रात में सफ़र करना मुनासिब नहीं। ये सोचकर वो अपने गधे को पीपल के तने से बांधकर वहीं चादर बिछाकर लेट गया। रात को इसने ख्वाब में देखा कि इसका गधा और एक गीदड़ आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं। गीदड़ कह रहा था, शायद तेरे मालिक को मालूम नहीं है कि इस पीपल के दरख्त के नीचे एक ख़जाना छुपा है। गधे ने अफसोस से अपना सर हिलाते हुए कहा, लेकिन मैं अपने मालिक को कैसे बताऊं? वो तो मेरी ढींचू को समझता ही नहीं। फजलू हड़बड़ाकर उठ बैठा। दिन निकल आया था। चिड़ियों के शोर से जंगल गूंज रहा था। फजलू ने अपनी चादर और पोटली गधे पर रखी और वापसी के लिए तैयार हो गया। कुछ दूर जाकर गधा रुक गया। फजलू रस्सी खींच रहा था, लेकिन गधा टस से मस नहीं हो रहा था और घास से ढके एक गड्ढे को अपने खुर से खोद रहा था। पहले तो फजलू ने इसकी डंडे से मरम्मत की, फिर इसे रात का ख्वाब याद आया और इसने अपनी लाठी की नोक से इस गड्ढे को खोदना शुरू किया। एकदम से टन की आवाज़ आई और किसी बर्तन का सुनहरा ढक्कन नजर आया। वो ज़मीन में दफन एक देग थी। फजलू ने जल्दी जल्दी देग का ढक्कन उठाया तो देखा कि इसमें शर्फियाँ चमक रही थीं। वो देग को गधे पर लाद कर घर की तरफ रवाना हुआ और अब इसे यकीन हो गया कि इसकी किस्मत जाग चुकी है। कुछ ही दिनों में फजलू का शुमार इलाके के दौलतमंद अफराद में होने लगा। अब इसके आलिशान मकान के बाड़े में भी सैकड़ों जानवर बंधे नजर आते। लेकिन जब इंसान दौलत का गुलाम बन जाए और मगरूर हो जाए तो यही दौलत नेमत से लानत बन जाती है। फजलू की याशियों और फजूल खर्चियों ने कुछ ही अरसे में इसे कंगाल कर दिया और इसकी हालत पहले से भी बदतर हो गई। जब फजलू पैसे को मोहताज हो गया तो इसने फिर बांसों के इस जंगल का रुख किया, जहाँ इसने अपनी तकदीर को जगाया था। वहाँ पहुंचकर इसने देखा कि माई तकदीरन दरख्त के नीचे बैठी रोटियां पका रही है। फजलू ने जब गिड़गिड़ा कर अपनी रुदात सुनाई तो माई तकदीरन ने पूछा, अरे अहमक, मैंने कहा था कि वापसी में मेरी बहन तदबीरन से मिलते जाना, क्या तू वहाँ गया था? फजलू ने एतराफ़ किया कि दौलत मिलने की खुशी में इसे ये बात याद ही नहीं रही थी। इसने यकीन दिलाया कि अब वो वापसी में ज़रूर इसके पास जाएगा। माई तकदीरन ने एक कागज़ की पुड़िया में चूल्हे की राख बांधकर फजलू को देते हुए कहा, ले, इस राख को अपने खेत के चारों कोनों में बिखेर देना। वापसी में फजलू जंगल के जुनूब में नीम के दरख्त के नीचे पहुंचा, जहां तकदीरन की हमशक्ल बुढ़िया चरखे पर सूत काट रही थी।
फजलू ने बुढ़िया को इसकी बहन का सलाम पहुंचाया और अपनी कहानी सुनाई। तदबीरन ने इसके सर पर हाथ फेर कर कहा, इस साल तुम अपनी फसल किसी ऊंचे मकाम पर बोना और अगले साल फसल किसी नशीबी जगह पर बोना। फजलू ने तदबीरन के मशवरे पर अमल किया और तकदीरन की दी हुई राख खेत के चारों तरफ बिखेर कर इस बार एक ऊंचे मकाम पर गेहूं की फसल बोई। इसी साल इस इलाके में सैलाब आया, सबकी फसलें तबाह हो गईं। लेकिन फजलू का खेत चूँकि बुलंद मकाम पर था, इसलिए इसकी फसल बहुत अच्छी हुई और इसके गोदाम अनाज से भर गए। अगले साल इसने धान की फसल नशेबी इलाके में बोई। इस बार इलाके में सूखा पड़ गया और सबकी फसलें सूख गईं, मगर फजलू के खेत की बालियां दानों से भर गईं और इसके वारे न्यारे हो गए। इस बार दौलत हाथ आने के बाद इसने गांव में अस्पताल खुलवाया, बच्चों के लिए स्कूल कायम किया और गांव वालों को इजाज़त दे दी कि वो इसके ट्यूबवेल से अपने खेतों के लिए पानी हासिल कर लें। अब फजलू की समझ में ज़िंदगी का ये राज आ गया था कि इंसान की कामयाबी में तकदीर और तदबीर दोनों की अहमियत होती है। मेहनत और तदबीर के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। ख़त्म शुद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप वाचिंग शहजादी वॉइस। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।